तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है टू बी एंड नॉट टू बी। ये कहानी है हमारे हीरो शाओयान की, जो कि एक काफ़ी बड़ी कंपनी का हायर होता है। उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन उस पर काफ़ी बड़ी होती है। शाओयान की फैमिली चाहती थी कि वो एक काफ़ी रूथलेस सीईओ बने, बट किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। जो हमारा शाओयान होता है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है और उसे काफ़ी मेहनत से काम करना पसंद था। पर वो कहते हैं ना, इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। हमारे जावियन को पता चलता है कि उसे कैंसर है। उसके इतने अच्छे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मिला क्या उसे? कैंसर और बीमारी, ह्यूमिलेशन, सब कुछ। जिसके बाद से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उसने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया। वो काफ़ी सारे सीईओ, प्रेसिडेंट वाले नॉवेल्स पढ़ता था। पर एक दिन उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉवेल मिला। तो ये कहानी थी सदर्न एम्पायर के एक प्रिंस की। वो राजकुमार जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, काफ़ी एलिगेंट और एक काफ़ी वीर योद्धा था। सदर्न एम्पायर के इस राजकुमार के लिए कहा जाता था कि वो पैदा ही राज करने के लिए हुआ है। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नॉर्दर्न किंगडम के टायरेंट किंग ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। सदर्न एम्पायर हार गया और उस राजकुमार को काफ़ी सारे सालों तक काफ़ी जिल्लत की ज़िंदगी बितानी पड़ी। पर हमारे राजकुमार ने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी किस्मत से लड़ना चाहता था और बदले की आग उसे काफ़ी बुरी तरह से जला रही थी। इसी तरह एक दिन वो सारी बंदिशों को तोड़कर आज़ाद हो गया। हमारे राजकुमार ने अपना सब कुछ खो दिया था। वो बदले की आग में जल रहा था। वो बचकर निकल गया। उसने अपनी सैनिक टुकड़ी इकट्ठा की, लोगों को बुलाया और नॉर्दर्न एम्पायर पर हमला किया और वहाँ के राजा को अपने कब्ज़े में ले लिया। और अब हमारे राजकुमार की बारी थी। वहीं नॉर्दर्न एम्पायर का जो टायरेंट किंग होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक प्ले बॉय है। उसे काफ़ी सारी लड़कियों से शादी करना पसंद है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम हमारे शाओयान को देखते हैं, जो कि अपने बॉडीगार्ड को वहाँ से भगा देता है और शांति से बैठकर इसी कहानी के बारे में सोचने लगता है कि हमारे सदर्न एम्पायर का जो प्रिंस था वो नॉर्दर्न एम्पायर की राजकुमारी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। अगर राजकुमारी ने उसे एक भी होप दी होती तो वो सब कुछ छोड़ देता उसके लिए। भले ही नॉर्दर्न एम्पायर एंड सदर्न एम्पायर एक दूसरे के काफ़ी बड़े दुश्मन थे, पर हमारा प्रिंस वो वहाँ की राजकुमारी को पसंद करता था। और जो जावियान होता है वो इसी कहानी के बारे में अब सोच रहा था। जावियान उस प्रिंस और उस किंग से काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहा होता है। उसे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तभी अचानक से उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती है एक अलग सी जगह पे। वहाँ काफ़ी अजीब सी स्मेल होती है, जैसे कि किसी ने इंसेंस को जला रखा था। और वो सोचता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया, ये कौन सी जगह है। उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा होता है उसकी बॉडी में। पर जावियान को फैंटेसी नॉवल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उसे समझने में देरी नहीं लगती है कि वो ट्रांस माइग्रेट होकर एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उससे कहती है, महाराज आप उठ चुके हो। यहाँ पर जावियान होता है वो तुरंत ही उससे पूछता है, ये कौन सी दुनिया है, क्या यहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट और मैजिक पावर होती है? जिस पर वो लड़की मना कर देती है। यहाँ पे जावियान पूछता है, तो क्या ये एक कल्टिवेशन वाली दुनिया है? जिस पर वो लड़की फिर से मना कर देती है और उससे कहती है कि महाराज आखिर आपको हुआ क्या है, आज आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यहाँ वो दासी जावियन को बताती है कि वो इस जगह का नया क्राउन प्रिंस बन चुका है। जावियन खुद ही सोचने लगता है, तो अच्छा मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आ गया हूँ। और वो मिरर में अपने चेहरे को देखकर कहता है कि ये चेहरा तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैं एक मासूम सा क्राउन प्रिंस हूँ, मिनिस्टर के बीच में फंसा हुआ। इतने सारे मानवों को पढ़ने के बाद ट्रांस माइग्रेशन तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसे इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने तो नहीं दे सकता, और अब मैं क्राउन प्रिंस हूँ तो इसका अच्छा इस्तेमाल करूँगा। जिसके बाद जो जावियन होता है वो तुरंत ही उस दासी से पूछता है, क्या कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो दासी बताती है कि उसका नाम है लिंगशु। ये सुनकर जावियन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसी कहानी में आ चुका है जिसे उसने पढ़ा था। यहाँ पर ऊपर से वो एक विलन भी बन चुका है जो कि मेन हीरो के हाथों मारा जाने वाला है। ये रिमेंबर आते ही वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हैरान हो जाता है और ज़मीन पर ही पड़ जाता है। लिंक्स उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो महाराज? यहाँ ज़मीन में पड़ा हुआ जैवन सोच रहा होता है कि मुझे आना भी था तो इसी नॉवेल पे और बनना भी था तो विलन। मैं एक अच्छा खासा प्रेसिडेंट हुआ करता था, मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। भले ही मुझे कैंसर हुआ था बट सब कुछ मैं मैनेज कर रहा था, पर अब मैं एक राजा बन चुका हूँ, वो भी एक कहानी का विलन। फिर जावियन तुरंत ही अपने मन को शांत करता है और सोचता है, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। फिर वो तुरंत ही लिंगशु से पूछता है कि आखिर यान निंग कहाँ पर है। यान निंग उसी सदर्न एम्पायर के प्रिंस का नाम था। जिस पर जो लिंगशु होती है वो बताती है कि मुझे नहीं पता। यहाँ जावियन सोचने लगता है कि यान निंग सदर्न एम्पायर का प्रिंस है जो कि मेरी जान लेना चाहता है और मैं पागलों की तरह उसे अपने हैरम में लेकर आने वाला हूँ। आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा है?
तो अब जावियन हमें सदर्न और नॉर्दर्न एम्पायर के बीच की कहानी बताना शुरू करता है कि सदर्न एम्पायर पे एक बार सूखा पड़ा, जिसके कारण उसके फादर ने नॉर्दर्न एम्पायर के साथ मिलकर सदर्न एम्पायर पर अटैक कर दिया और वहाँ के राजा को अपने कब्जे में ले लिया। पर मेरे फादर के मरने के बाद अब ये पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है, ये राज्य मेरे हाथों में है, मैं कितना कमज़ोर हूँ। फिर यानी हमें बताता है कि उसने इस कहानी को पढ़ रखा है, फ्यूचर में सदर्न एम्पायर के राजकुमार के हाथों वो मारा जाएगा और वो एक काफ़ी बेवकूफ़ और बेकार आदमी था अपने फादर की तरह, इसीलिए वो इस नॉर्दर्न एम्पायर को भी डुबा देगा। पर ज़ावियन सोचता है कि मुझे ये सब होने से रोकना होगा, क्योंकि अब मैं हूँ ज़ावियन, असली ज़ावियन, यहाँ का राजा, और मुझे अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी को रोकना होगा, जिसके लिए वो तुरंत ही प्रिजन की ओर जाने लगता है ताकि वो वहाँ पर जाकर याननिंग यानी हमारी कहानी के सेकंड मेन लीड से मिल सके। वो प्रिजन के पास आकर खड़ा हो जाता है जहाँ गार्ड उसे जाने को मना करते हैं, पर फिर भी ज़ावियन उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं अंदर जाऊँगा। जिसके बाद ज़ावियन जैसे अंदर जाता है, अंदर एक आदमी को हम बंधा हुआ पाते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ज़ावियन को घूर रहा था। ज़ावियन भी उसे ऐसा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं उस आदमी को बुरी तरह से बांध के रखा गया था और ज़ावियन भी खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। पर ज़ावियन के मन में कुछ चलता है और वो तुरंत ही तलवार निकाल कर उसके गले पे रख देता है और सोचता है कि यही मार के इसे ख़त्म कर देता हूँ, फ्यूचर में मेरा डर तो ख़त्म ही हो जाएगा। यानिंग के गले पे तलवार रख के ज़ावियन सोच रहा होता है कि बस एक बार मैं इसे मार दूँ और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर यानिंग जैसे ही उसे देखता है, ज़ावियन हेजिटेट करता है और वो तुरंत ही अपना तलवार लौटा देता है और सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इसे मार नहीं सकता, इस तरह हमारी कहानी ख़त्म नहीं होगी। और वो यानिंग की तरफ देखने लगता है। अब जो ज़ावियन होता है तुरंत ही यानिंग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसके चेहरे को देख सके, पर इतनी देर में यानिंग तुरंत ही उठकर उसके हाथों में काफ़ी बुरी तरह से बाइट कर लेता है, जिससे ज़ावियन को काफ़ी पेन होता है और काफ़ी सारे गार्ड्स वहाँ पर आने लगते हैं ताकि वो यहाँ पर यानिंग को रोक सके। बस ज़ावियन उन्हें रोक देता है और कहता है कि इस चीज़ को मैं संभाल लूँगा। अब ज़ावियन काफ़ी शांति से यानिंग को समझाता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूँगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जिस पर जो यानिंग होता है वो तुरंत उसे छोड़कर चला जाता है और पीछे बैठ जाता है और ज़ावियन भी वहाँ से जाने लगता है, पर यानिंग उसे जाते वक्त भी घूर घूर कर देख रहा था। जिसके बाद हम ज़ावियन को उसके कमरे में देखते हैं और लिंगशु से पूछती है कि यंग मास्टर आपके मन में क्या चल रहा है। पर ज़ावियन के सोने का टाइम हो चुका था, इसीलिए वो लिंगशु को वहाँ से भेज देता है। तुरंत ही अपने बिस्तर पर बैठता है ताकि वो आराम कर सके। तभी अचानक से पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है, जिससे जो ज़ावियन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पे कौन है और ये क्या हो रहा है। ज़ावियन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे जाने दो। और हम देखते हैं वो तुरंत ही उस लड़के को उठाकर फेंक देता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन, बताओ। जिस पर वो लड़का बताता है कि मैं आपकी कॉन्क्यूबाइन हूँ। तो ये जो लड़का होता है वो ज़ावियन की वाइफ्स में से एक है जो कि रात को अजीब बिहेव करता है। जिसके बाद हम देखते हैं होंगशु तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है, महाराज क्या आपकी ये कॉन्क्यूबाइन आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्या मैं इसे तुरंत ही ख़त्म कर दूँ आपके सामने। जिस पर जो ज़ावियन होता है वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की इतनी खतरनाक क्यों है, और वो तुरंत ही उससे कहता है तुम चिंता मत करो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बट मेरा आज मूड नहीं है, इसीलिए उसे यहाँ से जाने दो और उसे कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी दे देना। जिस पर जो होंगशु होती है वो तुरंत उसकी बात मान जाती है और वहाँ से उसे ग्रेट करके चली जाती है। यहाँ ज़ावियन के मन में चल रहा होता है कि एम्परर बनना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इससे अच्छा तो मैं प्रेसिडेंट ही था। जिसके बाद वो फिर से तुरंत ही सदर्न एम्पायर के प्रिंस यानिंग के बारे में सोचने लगता है, जहाँ उसे काफ़ी मासूम और बेचारा सा लग रहा था। यहाँ ज़ावियन सोच रहा होता है कि आज मैंने उससे काफ़ी अच्छे से बिहेव किया, ना ही कोई पनिशमेंट दी, ना ही कुछ उल्टा-फुल्टा कहा, तो वो पक्का आज तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होगा और ग्रैटिट्यूड में होगा, है ना? पर वहीं इसके ठीक उल्टा हम यानिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में और खुन्नस में बैठा होता है। अगले सीन में हम ज़ावियन को इम्पीरियल डॉक्टर के पास देखते हैं जो कि उन्हें यानिंग का इलाज करने को कह रहा था, पर इम्पीरियल डॉक्टर इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो हमारा एनिमी है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर ज़ावियन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं काफ़ी स्किलफुल हूँ, तो मैं इसे रोक लूँगा। पर जो डॉक्टर होता है वो गलत समझ जाते हैं। यहाँ पर जो यानिंग होता है वो खुद ही सोचने लगता है कि ये लोग आजकल क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। फिर वो ज़ावियन के पास जाता है और उसे देखने लगता है जिससे बुखार था और वो काफ़ी बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। वो तुरंत ही उसके चेहरे को टच करता है, सोचने लगता है कि आखिर ये इतना बीमार क्यों है। यहाँ ज़ावियन सोचने लगता है कि ये पसीने से भीग चुका है बुखार के कारण, मुझे इसके कपड़े भी बदल देने चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। और ज़ावियन उसके कपड़ों को उतारने लगता है, पर तभी हम देखते हैं यानिंग जाग जाता है और उसे लात मारकर खुद से दूर कर देता है और कहता है मुझसे दूर रहो। यानिंग काफ़ी गुस्से में होता है, वो ज़ावियन को पटक देता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को मार दिया और अब तुम मुझे अपने हैरम में शामिल करना चाहते हो, तुम मेरी बॉडी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। यानिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उससे कहता है कि आज तुम्हें सारे किए कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। यहाँ पे ज़ावियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं वो राजा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, पर यानिंग उसके सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था।
जावियन यानिंग को पूरी तरह से समझाने का ट्राई कर रहा होता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। इसीलिए वो उसे बताता है कि तुम्हारे कमर में जो जेड पेंडेंट है वो तुम्हारी मॉम का है, और अगर मैं सच में कोई बुरा इंसान होता तो मुझे तुम्हारे बारे में ये नहीं पता होता। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं जो यानिंग होता है वो तुरंत ही जावियन को एक बार फिर से चोक करने लगता है और उसे काफ़ी बुरी तरह से पटक देता है और उसके गले को दबा रहा होता है। अब कोई रास्ता ना नजर आने पर जावियन यानिंग को बताता है कि वो रियल एम्परर नहीं है, बल्कि वो ट्रांस माइग्रेट होकर यहाँ आया है। पिछली लाइफ में वो मर चुका था। उसकी बातों को सुनकर यानिंग हैरान हो जाता है और जावियन को उसी तरह से छोड़ देता है। जावियन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका दुश्मन नहीं है, पर यानिंग उसकी बातों में नहीं आता और उसके चेहरे को पूरी तरह से दबाने लगता है और उसके मुंह को बंद कर देता है। बाहर से जो गार्ड होते हैं वो भी अंदर आना चाहते थे। वो बार बार एम्परर से पूछ रहे होते कि क्या वो ठीक है, पर यहाँ पर जावियन ने अपने मुंह को बंद किया हुआ था और यानिंग ने उसके चेहरे पर हाथ रखा था और काफ़ी गुस्से में देख रहा था घूर घूर कर। यहाँ पर गार्ड अंदर देख रहा होता है, पर यानिंग तुरंत ही बात संभालता है और जो जावियन होता है वो कहता है कि मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तुम अंदर मत आना। और यहाँ पर जो जावियन होता है वो उसे बाहर रहने को कह देता है, जिससे गार्ड जो होता है वो हैरान हो जाता है। पर हम देखते हैं यानिंग ने भी जावियन को अब छोड़ दिया था। यानिंग जावियन से पूछता है कि मैं तुम्हें मार रहा था तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर जो जावियन होता है वो उसे बताता है कि मैंने पहले कहा है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तब तुम मुझे मार भी दोगे तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों वहीं पे साथ में बेड के ऊपर सोने लगते हैं, जहाँ एक साइड यानिंग सो रहा होता है तो दूसरी साइड जावियन। अब जावियन यानिंग को अपनी चादर में हिस्सा देता है और कहता है कि इसे भी ओढ़ लो, आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर अभी भरोसा नहीं करते हो, पर फ्यूचर में तुम मुझ पर भरोसा करोगे, क्योंकि मैं इकलौता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे यानिंग को अभी भी उसके बातों पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो कहता है कि मेरे पास जाने के लिए भी कोई भी जगह नहीं है, तो मुझे यहीं रहना होगा, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। और इसी तरह ये दोनों लड़ते झगड़ते सो जाते हैं और हम देखते हैं अगला सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। यानिंग उठ चुका होता है पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। उठने के बाद वो देखता है कि जावियन ने उसके कपड़े पकड़ रखे हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे खींचता है। उसे खींचते ही हम देखते हैं जावियन भी उठ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि उसे आखिर रात को नींद कैसी आई। जिसके बाद तुरंत ही दरवाजे पर नॉक होता है और हम देखते हैं होंगशू वहाँ पर आई थी, जो कि उनके लिए कपड़े लेकर आई थी और उनसे कहती है महाराज मैं आपके और प्रिंस के कपड़े लाई हूँ, आप तुरंत ही उसे पहन ले। जिस पर जो जावियन होता है उसे कहता है कि ठीक है अब बाहर रहो, और वो तुरंत ही यानिंग के पास आता है और कहता है कि मेरे पास कुछ कपड़े हैं, क्या तुम इन्हें ट्राई करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं यानिंग उन कपड़ों को पहन कर खड़ा हो जाता है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।